अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। मैंने कल स्केड्यूल बनाया था बस ना। अच्छा, आप लोगों ने पहले जैसे रिवेलेशन की लाइन लिखनी सीखी है ना, आप वैसे ही करें। जिसने जिस तरह से भी जिन टीचर से भी पढ़ा है वो वैसे ही कर ले, कोई मसला नहीं। मैंने एक एसेट्स वाले सेक्शन में रिवेलेशन लिखी थी और एक मैंने एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन में लिखी थी। कल स्केड्यूल बनाते हुए मैंने एक रिवेलेशन यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन सी फिगर आनी है? ये जो सेक्शन है ना, ये बेसिकली एसेट का टी अकाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट है। वो तो बना स्टेटमेंट की शक्ल में रहे होते हैं, प्लस माइनस करके, है वो उनका डेबिट क्रेडिट। मिसाल के तौर पे अगर एक एंट्री की हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस साल हुई है रिवेलेशन और एंट्री हुई है कुछ ऐसी 110 और प्लांट डेबिट किया है 160 से, पिछला लॉस रिवर्स किया 75 से और सरप्लस आ गया 85। एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन में रिवेलेशन के सामने क्या आएगा? 110, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट के अंदर इसमें से कौन सी फिगर पोस्ट होगी? ये वाली। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में जो मैंने मेरी बात फिर सुने, जिन्होंने पहले ये रिवेल्यूशन को किसी और टीचर से किसी और स्टाइल में पढ़ा है वो वैसे कर लें फॉलो, कोई मसला नहीं। मैं ये बताता हूँ कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन है ये असल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। तो जो इस साल रिवेल्यूशन की होगी वही यहाँ नज़र आनी चाहिए। इसमें से क्या है जो एक्यूमुलेटेड में जाएगा? ये। और एक्यूमुलेटेड डेबिट हो रही है तो यहाँ लिखते हुए उसको प्लस या माइनस माइनस। तो एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन में जो रिवेल्यूशन वाली लाइन आनी है उसमें क्या फिगर आई हो, याद क्या रख लें? जो इस साल रिवेल्यूशन हो रही उसमें जो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो रही है ये वो लिखनी। एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन में रिवेल्यूशन वाली लाइन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन की रिवेल्यूशन वाली लाइन में कौन सी फिगर लिखनी है? जो इस साल होने वाली रिवेल्यूशन पे एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट की है वो। जी लिख दें, कोई मसला नहीं, लिख दें, कोई इशू नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में रिवेल्यूशन के सामने वो फिगर आएगी जो इस साल रिवेल्यूशन हुई और उसमें जो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हुई, ये वो फिगर है। अच्छा, इस सेक्शन में ये एसेट का अकाउंट है तो एसेट तो इन दोनों एंट्रीज में आ रहा है, तो दोनों का एंड रिजल्ट अगर कंबाइन कर लें तो क्या? प्लांट क्रेडिट भी हो रहा है 110, डेबिट भी हो रहा है 160, तो 50 से डेबिट कर देते हैं तो यहाँ 50 पॉजिटिव लिख देंगे। दोबारा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन में जाएगी, वो डेबिट हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा। प्लांट वाली एंट्रीज दोनों यहाँ आएंगी तो दोनों को लिखना है तो मिला के लिख दें। मिलाएं कैसे? ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है तो नेट कर देते हैं। अगर यहाँ भी क्रेडिट हो रहा होता, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा होता तो ऐड कर देते हैं, और अगर वहाँ भी डेबिट हो रहा होता, वहाँ डेबिट हो रहा होता, भाई नहीं हो रहा होता, यहाँ थोड़ी डेबिट होगा, यहाँ कैसे डेबिट होगा?
क्यों नहीं होगा? ये क्या कर रहे हैं ऊपर? ये तो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट कर रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही होता है, यहाँ थोड़ी प्लांट डेबिट होगा। तो इन दोनों एंट्रीज को प्लांट इकट्ठा करके यहां लिख दें। तो रिवैल्यूएशन की इन दो लाइनों में ऐसे लिखनी है वैल्यूज। एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन में रिवैल्यूएशन कौन सी? जो इस साल रिवैल्यूएशन के टाइम पे एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो रही है। और एसेट वाले सेक्शन में कौन सी? जो रिवैल्यूएशन के अंदर दोनों एसेट की वाली एंट्रीज हैं उनको मिला के। और इसके याद रखने के लिए एक फार्मूला बना देता हूं आपको एसेट वाले सेक्शन के लिए। इसके लिए अगर आप ऐसे याद रखना चाहें कि जो अभी रिवैल्यूड अमाउंट है इसमें से माइनस कर दें लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट। और अगर पिछली बार रिवैल्यूएशन कोई हुई ही नहीं थी तो इसकी जगह पर कॉस्ट। अगर ऐसे याद रखने में आसानी रहे तो दोबारा स्केड्यूल में रिवैल्यूएशन के सामने क्या लिखना है वो बता रहा हूं, जो कल स्केड्यूल बना के दिया था। एक्यूमुलेटेड वाले सेक्शन के अंदर रिवैल्यूएशन के सामने क्या आएगा? जो इस साल होने वाली रिवैल्यूएशन में एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो रही है। एसेट वाले सेक्शन में क्या आएगा? चाहे आप ऐसे याद रख लें कि रिवैल्यूएशन वाली जो एंट्रीज हैं उसमें दोनों एंट्रीज को मिला के एसेट में जो भी रिजल्ट बन रहा है वो लिखें, चाहे ऐसे याद रख लें, चाहे फार्मूला याद रख लें कि जो इस साल रिवैल्यूएशन की तो कहां तक ले गए और आखिरी बार रिवैल्यूएशन क्या की थी, इनका डिफरेंस। और अगर पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं की थी, अभी ही पहली दफा की है तो कॉस्ट, तो भी इसका आंसर वही 50 ही आएगा। तो स्केड्यूल में रिवैल्यूएशन की लाइन में क्या लिखना है ये वो बताया है। अच्छा, अब उसी नोट में आगे चल रहा हूं 9.4। ये हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और पैराग्राफ में कितना, वो 1.5-2 लाइन क्या लिखना है ये सवाल में बताया होगा आपको। इसमें आप थोड़ी सी डिटेल बता देंगे जो भी आखिरी बार रिवैल्यूएशन हुई। और डिटेल में क्या बता रहे होंगे कि किसने रिवैल्यूएशन की, कब की, क्या तरीका लगाया था। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा होगा कि प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू लगवाई थी मैसर्स ABC कंसल्टेंट ने, और वो उन्होंने वैल्यू लगा के दी है 1 जुलाई 18 को, और उन्होंने मार्केट वैल्यू तरीका इस्तेमाल किया है। बस स्टूडेंट को ये कैसे पता चलेगा? सवाल में बताया होगा। तो एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें आखिरी जो भी रिवैल्यूएशन है उसकी डिटेल आ जाएगी। ये वही नोट चल रहा है अभी आगे। फिर एक और पैराग्राफ आएगा, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, और इसमें ये बताएंगे आप कि जो भी एसेट रिवैल्यू है, जैसे मैंने जो मिसाल रखी थी, मैंने प्रॉपर्टी कह दिया, उसका नाम लिखेंगे जो भी एसेट है। मिसाल ले लेता हूं बिल्डिंग। जो भी एसेट की क्लास हमने रिवैल्यूएशन पे रखी है उससे बात शुरू करेंगे और कहेंगे कि ये चीज वुड हैव बीन कैरिड एट, आगे एक अमाउंट लिखेंगे, हैड कॉस्ट मॉडल बीन फॉलोड।
ये एक सेंटेंस आएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा है, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे होता, हैड कॉस्ट मॉडल बीन फॉलोड, अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा होता तो ये इस अमाउंट पे आ रहा होता। फलाना एसेट वुड हैव बीन कैरिड एट इतने रुपए अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा होता। अच्छा, ये अमाउंट कैसे पता चलेगी आपको? ये आपको कॉस्ट मॉडल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ईयर एंड पे अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो कितने पे होता, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हैं? अगर नोट मांगा हुआ है तो हाँ, नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो बस स्केड्यूल तक ही खुश हो जाता है, यानी उसने अपना सोल्यूशन ही बस स्केड्यूल बनाया होता, वो इन चीज़ों को इतनी लिफ्ट नहीं करा रहा होता, तो सारे मार्क्स उसने स्केड्यूल पर लोकेट किए होंगे। हाँ हाँ, बुक वैल्यू, कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू। अच्छा, अगर टेबुलर वर्किंग जो मैंने सिखाई थी वो बनाई हुई है ना, तो ये फिगर निकालने का उससे एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कल वाले सवाल पे आइए, टेबल जो बनाया था। जून 2016 एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 938। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या आ रही होती? एक तरीका यह है कि 12 लाख को डेप्रीशिएट करते करते 30 जून 16 तक पहुंचे। दूसरा तरीका यहीं से दिखाता हूं। 938 में से वो जो सरप्लस की फिगर आ रही है वो माइनस कर दें। 938 के सामने क्या फिगर आ रही है? 98 ना, वो माइनस कर दें। 840, ये होती कॉस्ट मॉडल पे। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में ये 98 ही तो बढ़ के वो 38 बना हुआ है। तो अगर ये टेबुलर वर्किंग की हुई है तो यहां से हम कॉस्ट मॉडल डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आप जो एसेट की बुक वैल्यू आ रही है उसमें से सामने सरप्लस वाला फिगर माइनस कर दें। इसी तरह से एक और साल की प्रैक्टिस देख लें। 30 जून 21 एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है 260। कॉस्ट मॉडल होता तो क्या आ रही होती? 260 में से 20 माइनस कर दें। अच्छा, एक और प्रैक्टिस देखें। अब देखिए 30 जून 18, 30 जून 18, 30 जून 18 पे कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 5 लाख। कॉस्ट मॉडल होता तो कितनी आ रही होती? अब उसके सामने सरप्लस तो नहीं है, P&L वाली फिगर है, वो ऐड कर दें। 500 के सामने सरप्लस नहीं है ना, लॉस वाली फिगर चल रही है वो आखिरी कॉलम में, वो ऐड कर दें। 600। ये बात दोबारा मैं करा क्या हूं, क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहा हूं? ये मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि अगर हम ये जानना चाहें कि कॉस्ट मॉडल होता तो क्या वैल्यू होती, तो उसी वर्किंग में जो एसेट वाला कॉलम है वो तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल वाली बुक वैल्यू है। अगर उसमें सरप्लस वाली फिगर लेस कर दूं तो कॉस्ट मॉडल वाली फिगर आ जाएगी। और अगर सरप्लस वाला कॉलम खाली है, P&L वाला चल रहा है, तो फिर वो ऐड कर दें। जैसे 30 जून 18 में 500 लिखा आ रहा है एसेट में, सरप्लस खाली है, P&L वाले कॉलम में कितना लिखा आ रहा है? 100, तो उसको 500 में ऐड कर दें। इसी तरह 30 जून 19, कॉस्ट मॉडल होता तो क्या वैल्यू होती? 480, क्योंकि 400 लिखा आ रहा है और उधर P&L वाले कॉलम में 80 लिखा आ रहा है, तो 480 वो यहां लिखनी है फिगर।
कि जो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है हम उसके बारे में कहेंगे कि ये इस अमाउंट पे आ रहा होता अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो होता। जी जी, ये शॉर्टकट भी स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ये सब पे चलेगा? नहीं ये सब पे चल जाएगा। और लास्ट चीज़, ये आईएएस में लिखा हुआ है, एग्जामिनर को इतना को खास लिफ्ट नहीं कराता है इसको, लेकिन आईएएस में लिखा हुआ है इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। मूवमेंट इन सरप्लस, मूवमेंट इन सरप्लस। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है कि ये नज़र नहीं आएगा कैमरे में भी या पीछे बैठे हुए को, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मूवमेंट इन सरप्लस। सरप्लस में क्या क्या प्लस माइनस हुआ? साल के शुरू में क्या था? ओपनिंग बैलेंस। साल के दौरान मजीद क्या रिवैल्यूएशन हुई? रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर। और सरप्लस ट्रांसफर कितना हुआ? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। तो बाकी कितना रह गया? ये क्या है? हाँ ठीक है, दे दो। हाँ नहीं क्या क्या ट्रांसफर टू पीएनएल जो लॉस आता है उसको जब हम ये कौन सा ट्रांसफर होता है? जब लॉस आया था पहले तो वो तो बेटे सरप्लस में आ ही नहीं रहा ना, सरप्लस में तो आ ही नहीं रहा है। ये जो इसकी बात कर रही है इस चीज़ में, ये तो है ही सिर्फ सरप्लस का ट्रांसफर, कि सरप्लस में क्या क्या चीज़ें ऐड लेस होंगी। लास्ट रिवैल्यूएशन है कॉस्ट की डिटेल दी होगी, इसके लिए 95 हाँ पे दी होगी। दी होगी। रिवैल्यूएशन करे तो लॉस वाले पे रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर से हम जितना सरप्लस में डेबिट क्रेडिट हुआ है वो हम मूवमेंट इन सरप्लस बता रहे हैं, जो सरप्लस में डेबिट क्रेडिट हो रहा है ये हम वो बता रहे हैं। अच्छा, वर्किंग से फिगर कहाँ से निकल आएगी? आइए उसी टेबल से सिखाता हूँ, वो जो कल टेबल बनाया था। फर्ज करते हैं हम 2016 के अकाउंट्स बना रहे हैं, 16 के। तो वो जो वहां कॉलम सरप्लस का है ये वहीं से फिगर्स निकलेंगे। 16 का ओपनिंग बैलेंस क्या था सरप्लस का? 0 था, 0 था। 16 का ओपनिंग बैलेंस का मतलब है 30 जून 15 के सामने क्या आ रहा है? 0। तो ये 0, वो तो 1 जुलाई 15 को रिवैल्यूएशन हुई है। ओपनिंग बैलेंस होता है जो पिछला क्लोजिंग था, तो 30 जून 15 पे तो कुछ नहीं था, तो ये 0। ड्यूरिंग द ईयर क्या रिवैल्यूएशन हुई? 112। ट्रांसफर कितना हुआ? 14, तो क्लोजिंग आ गया 98। इसी तरह से अगर हम 2021 के नोट्स बना रहे हैं, 2021 के नोट्स, 30 जून 20 पे क्या था? 30 जून 20 पे 35। मजीद रिवैल्यू हुआ कुछ? नहीं, 0। ट्रांसफर कितना हुआ? 5, बाकी कितना रह गया? 30। इसी तरह 2021 के नोट्स देखते हैं, बल्कि 2021 ही बताया मैंने शायद, हाँ 2021 ही बता रहा था। 2020 देख लेते हैं। 30 जून 19 पे 0, ओपनिंग बैलेंस 0। ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन कितनी हुई? 35। ट्रांसफर कितना हुआ? 5, क्लोजिंग रह गया 30। ये पहले भी आपने कुछ 21 वाला गलत बता दिया था। 21 वाला दोबारा देखें। 30 जून 20 पे क्या लिखा हुआ? 30। ये 30 है। ड्यूरिंग द ईयर कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई। ट्रांसफर हुआ 10,
बाकी रह गया 20। ये मूवमेंट इन सरप्लस है, लेकिन ये एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मूवमेंट इन सरप्लस। बहरहाल आईएएस में लिखी हुई है, वर्डिंग तो मैंने आपको बताई है इसकी। ये नोट है इसका, ये पीपीई का नोट है। जी नहीं, नोट तो उसने सिंपल ही मांगना है। एग्जामिनर जो है ना वो स्केड्यूल मेन चीज़ स्केड्यूल टेस्ट करता है, मेनली स्केड्यूल टेस्ट करता है। ये भी चीज़ लिफ्ट करा देता है, मेनली वो स्केड्यूल टेस्ट करता है। मैंने आपको ये बताया क्योंकि आईएएस में पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये भी बताया। आप बनाएं, नंबर कटेंगे थोड़ी। अगर उन्होंने अपने सोल्यूशन में सिर्फ स्केड्यूल रखा हुआ तो ठीक है, आपने स्केड्यूल बनाया, आपको सारे नंबर स्केड्यूल पे ही मिल जाएंगे। अच्छा, IAS 16 की रिवीजन मेरा एक तो ये नोट आपके सामने लाना मकसद था, क्योंकि IAS 38 में मैंने इसी को रिलेट करना है, और रिवेलेशन ज़रा थोड़ी सी रिवाइज करनी थी। अब ऑफिशियली FAR2 शुरू करते हैं। ये आपको भी एक कागज़ मिला है, और ऑनलाइन वालों के लिए ये जो बिल्कुल पहला सेक्शन होगा आपका, मैंने उसमें वो इंट्रोडक्शन और स्टडी प्लान वगैरह उसका हेडिंग बनाई होगी, उसमें ये फाइल रखी हुई है ग्रिड के नाम से। ये आपका सिलेबस है। मैंने पहले टारगेट किया है ग्रिड 2 को, और जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, इसमें देखिए बोल्ड किए हैं मैं, कुछ 4-5 लाइनें। कौन कौन से? IAS 41, IFRS 9 है, ये एथिक्स भी बोल्ड ही किया हुआ है, और IAS 21 और IFRS 8। ये लेवल 1 की टेस्टिंग वाले टॉपिक्स हैं। लेवल 1 टेस्टिंग का मतलब है FAR2 के पेपर के ना 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में छोटे सवाल टेस्ट होते हैं, जिनमें MCQs शामिल हैं, जिसमें 6-7 मैक्सिमम 8 नंबर का क्वेश्चन शामिल है। ये जो लेवल 1 वाले टॉपिक है, मैंने इसमें बोल्ड किया हुआ है इनको, ये बस 8 नंबर का टेस्ट होगा, ये बड़ा सवाल टेस्ट नहीं होगा। जैसे IFRS 8 है, और क्या लिखा हुआ है, IAS 21, ये सेक्शन 1 में टेस्ट होने वाली चीज़ें। हो सकता है सेक्शन 2 के बड़े सवाल में एक एडजस्टमेंट के तौर पे आ जाए, लेकिन इनकी टेस्टिंग थोड़े मार्क्स की है। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं, ये बड़े बड़े सवाल भी टेस्ट होते हैं, 20 नंबर का भी सवाल टेस्ट हो सकता है, तो ये बड़े सवालों की टेस्टिंग। और सिलेबस इतना अच्छा स्ट्रक्चर किया हुआ है ICAP ने कि वो चाहे तो पेपर में सब कुछ टेस्ट कर सकता है। पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया हुआ है कि हर टॉपिक पेपर में टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कुछ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हुआ करेंगे, क्योंकि उनमें से सवाल ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं। जैसे IAS 12 है, इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन पे ज़्यादा टाइम लगेगा, लीजेस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, 37 पे निस्बतन इस पे भी ज़्यादा ही लगेगा। ये सवाल लाजमी से हैं। तो मेरा अभी इनिशियल टारगेट जो है वो ग्रिड 2 है, जिससे तकरीबन को 30 नंबर तक तो पूछा जाएगा। यानी एक बड़ा सवाल इसमें से लाजमी होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं इसमें से। तो 30 नंबर तक का ये जो ग्रिड 2 नज़र आ रहा है आपको, 25 से 35 लिखा हुआ है, तकरीबन आप कह रहे हैं 30 नंबर। इसको मैं पहले टारगेट करने लगा, पहले हम ये करने लगे। तो ये सारा सिलेबस आपके सामने इधर है। कितने टॉपिक हो गए गिनती के हिसाब से? 14। IAS 38 करते हैं जी शुरू। अब हो रहा है FAR2 शुरू।
अच्छा, जो लोग पहले दिन नहीं थे, अब चूंकि मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाने शुरू करने लगा हूँ, तो वो जो एक नोट्स की बात की थी वो दोबारा कर देता हूँ। मैंने आपको स्टैंडर्ड्स जो पढ़ाने हैं ना, मेरा तरीका ये है पढ़ाने का कि आपको याद हो जाएं, इसलिए मैं डिक्टेट करवाता हूँ। आप जब खुद लिखेंगे ना तो सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा बहुत इनपुट हो रहा है आपके अंदर, तो इसलिए मैं लिखवाया करता हूँ। जो सुस्त लोग हैं जिनको लिखते हुए मौत पड़ती है, तो या तो मर जाएं, अगर नहीं तो लिख लें, आपके भले के लिए। उससे ना जागता भी रहता है इंसान, लिखेंगे ना तो जागते भी रहेंगे। और अगर आपको अपनी राइटिंग पे भरोसा नहीं है तो देखें, इससे राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, खुशखती की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ना इसका सेपरेट रजिस्टर FAR2 का बनाएं, और मैं डिक्टेट करवाया करूँगा चीज़ें क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं ना ओरिजिनल, चले आज मैं स्टैंडर्ड की भी बात बताता हूँ, आपको कहा था 3-4 दिन बाद बताऊँगा। ICAP की तरफ से स्टैंडर्ड्स ले जाना अलाउड है। IFRS की एक बुक होगी और उस बुक में मेरा ख्याल है कि 5 किताबें होंगी। वो सारे आपके काम की नहीं है, जैसे यहाँ पढ़ा भी हुआ है इत्तेफाक से, ये उन 5 में से एक है। ये 5 किताबों का एक सेट होगा, और ऐसा नहीं है कि आपने अगर ख़रीदना हो तो आप कहें जी 5 नहीं 1 दे दो, नहीं, वो 5 सेट ही मिलेंगे, 5 ही मिलेगा। अच्छा, क्या ये सारे आपके काम के हैं? नहीं, बिल्कुल आपके सारे काम के नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ FAR2 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखा गया है, ये दुनिया के बिजनेसेस के लिए लिखा गया है। इसके 3 हिस्से हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। जो स्टैंडर्ड है ना वो पार्ट A और किसी हद तक पार्ट B है। पार्ट C के अंदर जस्ट कहानियां हैं कि बोर्ड में कितने लोग थे, फिर बात क्या हुई, फिर किसने क्या कहा, फिर किसने बुरा मनाया, फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ, कौन कौन लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, ये सारी डिस्कशन है। ये तो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 वॉल्यूम तो गए, बाकी रह गए 3। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि स्टैंडर्ड आपने कभी लॉ पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे, लॉ ओरिजिनल ऑर्डिनेंस देखा है? या इनकम टैक्स का ओरिजिनल ऑर्डिनेंस कभी? उसमें ना पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, और पैराग्राफ्स की नंबरिंग होती है। जैसे लॉ में जो पैराग्राफ्स हैं ना, उनको सेक्शन कहते हैं, और सेक्शन के नंबर तो पढ़ते हुए कहीं जिक्र आए ही होंगे कि सेक्शन नंबर फलाना, सेक्शन नंबर फलाना। जो कुछ लॉ में लिखा होता है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा होता है, हर पैराग्राफ का एक नंबर होता है, उसको सेक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्टिंग और ऑडिट, इनके स्टैंडर्ड्स वो भी पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, उनके नंबर्स को पैराग्राफ नंबर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा हुआ लॉ होता है अकाउंटिंग के लिए। स्टूडेंट्स को अलाउड है कि वो IFRS की बुक ओरिजिनल पेपर में ले जाए। अच्छा, वो जो ओरिजिनल IS जिस तरह से लिखा होगा, टीचर्स पढ़ाते हुए बिल्कुल उस तरह से नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि वो समझने में, याद करने में आसान नहीं लिखा होता। तो टीचर्स क्या करते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मिला के मिक्सचर, कुछ दरख्त बना लिए, कुछ हेडिंग्स में बता दिया, कुछ टेबल बना लिए कि स्टूडेंट को समझा सकें। तो वो उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ाए जाने वाले नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं सारे टीचर्स। तो मैं भी वो जो नोट्स में कन्वर्ट करता हूँ वही आपको लिखवा रहा हूँ। पेपर में ले जाने का फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा हो सकता है? अभी मैं जब आपको पहला IS पढ़ा लूँगा ना, IS 38 जब पढ़ा लूँगा, तो वो लोग जो IS पढ़ना चाहते हैं, पेपर में ले जाना चाहते हैं, वो अभी ना ख़रीदना, मुझसे इसकी सॉफ्ट कॉपी ले लेना, और ऑनलाइन वालों के लिए मैं आपके सेक्शन में 38 में इसकी सॉफ्ट कॉपी रख दूँगा। एक बार आप IS पढ़ के देखना, जो पढ़ना चाहें, उसके बाद मुझसे पूछना कि जी हमें इसमें से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, फिर गाइड करूँगा कि आप ख़रीदें या ना ख़रीदें। पॉसिबल फ़ायदे क्या हो सकते हैं पेपर में ले जाने के? पॉसिबल फ़ायदे ये हो सकते हैं कि कुछ IS ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक IS 10 है, ये मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। IS 10 में हम पढ़ना है हमने एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, जो कुछ चीज़ होती है, इसकी बहुत सारी मिसालें IS के अंदर ही लिखी हुई हैं। और इसमें से टेस्टिंग होते होते, अगर शॉर्ट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन आ चुका है कि पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट, तो उसको MCQ पढ़ते हुए हो सकता है कभी कभार स्टूडेंट भूल रहा हो कि पता नहीं एडजस्टिंग था, नॉन एडजस्टिंग था। तो IS खोल के देखे, उसमें वो मिसाल अगर नज़र आ गई तो पक्के MCQ नंबर आ गए।
इसी तरह से एक और मिसाल, एक IAS 21 है, पढ़ना है हमने, उसमें एक चीज़ पढ़ेंगे फंक्शनल करेंसी। उस फंक्शनल करेंसी की कुछ कंडीशंस होती हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या याद करना है। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने जो जो पढ़ाया समझाया वो अच्छी तरह याद किया हुआ है, फिर मसला नहीं IAS ले जाने का, लेकिन भूल जाती हैं चीज़ें। तो अगर वो कंडीशंस पेपर में टेस्ट हुई जो कि होती हैं, लिखा होगा कि प्राइमरी फैक्टर्स कौन से हैं फंक्शनल करेंसी पहचानने के, अब स्टूडेंट को वो पॉइंट भूल रहे हैं, वो IAS खोले, देखिए उसमें लिखा हुआ MCQ के नंबर आ गए। इसी तरह से एक हम लोग पढ़ेंगे IFRS 8 सेगमेंट्स हैं, उसमें एक डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सेगमेंट की, उसकी कुछ 3 शर्तें हैं। MCQ बन सकता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में करेक्ट नहीं है। अगर तो आपने अच्छा रट्टा लगाया था, ठीक है, ना लेके जाएं IFRS, लेकिन अगर कच्चा कच्चा था, आप नहीं याद रख सके, तो वहां पर अगर ये चीज़ टेस्ट हो गई तो आप IAS खोलें, उसमें से देखें और पता चल जाएगा। तो MCQs में ज़्यादा फायदा है इसका, और अगर 2, 4, 5 नंबर का भी फायदा दे जाए तो बुरी चीज़ नहीं है। यानी 46 पे फेल होगा कोई स्टूडेंट तो उसको एहसास होगा क्या किया। तो इसलिए पॉसिबल फ़ायदे ये हो सकते हैं। क्या मजबूरी है IAS लेके जाना? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। आपको जो जितना पढ़ाया आप उसको अच्छी तरह याद रखिए, ठीक है, नहीं है मोहताज IAS के, कोई मसला नहीं, लेकिन एहतियातन भूल जाता है तो उसके लिए फिर अच्छा होता है IAS अगर साथ लेके जाए। अब अगर IAS साथ लेके जाना है और पेपर में उससे फ़ायदा उठाना है, तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि आप IAS की जो बुक होगी उसमें पेपर डालें, उसको हिलाएं, जब बाहर निकलेगा कागज़ तो आंसर आ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही IAS खोलना पड़ेगा। तो पेपर में अचानक पहली दफ़ा खोल के सब पता चल जाएगा, तो पहले कभी खोला होगा, उसको कपड़ा होगा, तो पेपर में फ़ायदा होगा। तो जो पेपर में ले जाना चाहते हैं उनको फिर अभी से साथ साथ IAS पढ़ना पड़ेगा। और मुझसे बच्चे जो हैं वो, अब जैसे ये अटैम्प्ट मार्च की अटैम्प्ट थी, फरवरी में पूछ रहे हैं सर हमने IAS पढ़ना है, बताएं क्या करें। फरवरी और अगस्त में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है IAS। अगर आपने पढ़ना है तो शुरू से साथ साथ जिसने पढ़ना हो, जब मैं टॉपिक ख़त्म करा दूं वो मुझसे पूछ ले जी मैंने अब पढ़ना है, तो फिर मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो पढ़ ले। साथ साथ पढ़ेंगे तो ही पेपर में फ़ायदा हो सकता है, वरना अचानक नहीं पेपर में फ़ायदा हो जाएगा। पॉसिबल फ़ायदे क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। MCQs में काम आ सकता है, और MCQs में कभी कभार ना कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस भी टेस्ट हो जाती है, तो उसमें तो बहुत अच्छा काम आ जाता है। तो MCQs में काम आ सकता है, इवन के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसकी कभी कभार हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जिन्होंने पहले कभी इसको पढ़ा होगा। फिर बता रहा हूँ, क्या इसको पढ़ना मजबूरी है, लाजमी पढ़ना है? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इवन के जो बच्चे गोल्ड मेडल लेते थे बाद में बताते ही थे हमने कहाँ कहाँ से पढ़ा। तो मेरे जितने बच्चों को भी गोल्ड मेडल आया है उनमें से शायद एक ही ऐसा था जिसने मुझे साथ साथ बताया हुआ था कि मैं स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ, बाकियों ने कभी कुछ स्टैंडर्ड का जिक्र पूछा ही नहीं था। तो इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था। तो बताने का मकसद यह है कि गोल्ड मेडल वाले को भी कोई खास मजबूरी नहीं पड़ी IAS पढ़ने की। तो अगर पढ़ना चाहें, फ़ायदा लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। एडवाइस ज़रूर कर रहा हूँ, रिकमेंडेड ICAP की तरफ से ज़रूर है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कह रहा हूँ कि बहुत मजबूरी वाली बात नहीं है कि आपको लगे कि ये तो बहुत बोझ पड़ गया तबीयत के ऊपर, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बगैर भी पास हो सकते हैं। मैंने पॉसिबल फ़ायदा आपको बता दिया है। अब उसमें जो इससे फ़ायदा लेना चाहे, पढ़ना चाहे, वो फिर उसकी अपनी एफर्ट है। वो मैं साथ साथ गाइड ज़रूर करूँगा कि आप कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, वो ज़रूर करूँगा, लेकिन वो फिर इंडिविजुअली होगा, क्योंकि सब पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। वैसे तो सारे स्टैंडर्ड लेते भी नहीं हैं। जो हिम्मत करके 5-10 लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उनमें से पढ़ने में वाले 5-10 में भी नहीं रहते, 1-2 ही रह जाते हैं। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस यही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को गाइड तो करना था, और आप में से जो पढ़ना चाहे फिर वो अलग अलग से मुझसे पूछ लिया करेगा कि कब पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। IFRS से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने तो पूछें। IFRS से रिलेटेड, उसको लेके जाने से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई टाइम कंज्यूमिंग? तो देखें, आप जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे ना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर लेंगे। और ये स्टैंडर्ड पढ़ना को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। जैसे मैंने एक टॉपिक, जैसे मैं I38 कराने लगा हूँ, जब ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा और आप उसको अपने लेक्चर नोट से, प्रैक्टिस से सब पक्का कर लेंगे, उसके बाद आपने इस किताब को खोलना है और बस रीड करते हुए गुजर जाना है। और ये काम कितना पूरे सेशन में 14 दफ़ा हो, बल्कि 14 दफ़ा भी नहीं होना, सारे तो स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ने आपने,
इनमें से आपने कुछ 4-5 स्टैंडर्ड तो पढ़ने ही नहीं है, वो बहुत ऊंचे लेवल के हैं और आपको आपके लेवल पे उसका कुछ पोर्शन टेस्ट हो रहा है, तो मुश्किल से 8-10 स्टैंडर्ड आपने ओरिजिनल पढ़ने होंगे या उससे भी कम शायद, और वो भी पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद पढ़ने होंगे, तो नहीं लगेगा इतना टाइम। कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, जब आपने सारा लेक्चर नोट्स तैयार कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, फिर स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब इसके बाहर कुछ नहीं है, जो था वो इसके अंदर है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तो ये सब बच्चों को रिकमेंडेड ICAP तो करता है, मैं रियलिटी जानते हुए सबको नहीं कहता लाजमी सारे स्टैंडर्ड पढ़ें, ऐमी तबीयत पे बोझ आना शुरू हो जाता है। मैंने पॉसिबल फ़ायदे आपको बता दिए हैं, जो पढ़ना चाहे करना चाहे वो कर ले, जो ना करना चाहे ना पढ़ना चाहे, बहुत लाजमी नहीं है पेपर पास करने के लिए। आप उसके अलावा सारे लेक्चर नोट्स अच्छी तरह याद रखें, बस ठीक है, काफ़ी है जी। MCQ के मार्क्स वेरी करते हैं, लेकिन कुछ 10 नंबर तक तो हो ही जाएंगे टेस्ट, और हो सकता है MCQ ही ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए, लेकिन हो जाते हैं, कुछ 10 नंबर तक हो जाते हैं, 7, 8, 10। IAS पुराना नाम है, पहले जब स्टैंडर्ड होता था तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता था। 41 के बाद IAS बनने बंद हो गए, वो जो IAS 42 आना था वो IFRS 1 शुरू हो गया, नहीं फिर से गिनती शुरू हो गई। IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये नाम क्यों बदला पता नहीं, कोई बड़े बूढ़ों को मुनासिब लगा होगा, लेकिन ये कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था पहले, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो 41 तक IAS आए थे, उसके बाद IFRS शुरू हो गए थे जी। देखें, अगर वाकई 1-2 नंबर कीमती हैं और आपको लग रहा है कि ये मैं स्टैंडर्ड खोल के इसको ले सकता हूँ नंबर को, तो एनर्जी आ जाएगी पेपर में, आप कर लेंगे मैनेज। करना हो तो कर लेते हैं लोग, अभी वैसे सोच रहे हैं ना कि पेपर में स्टैंडर्ड खोलेंगे, टाइम ज़ाया होगा, जब उस वक्त सर पे पड़ी होगी ना तो फिर हो जाती हैं चीज़ें मैनेज, अंदाज़ा हो जाता है ना कि क्या चीज़ आपने पहले पढ़ा होगा ना, तो उसमें आप स्टिकी नोट्स लगाएं, बिल्कुल लगाएं, कोई मसला नहीं है, पहले पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि ये स्टैंडर्ड, जब मैं पेपर में जिस मुश्किल में फंसा हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड कहाँ से खोलना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से खोलना है, वो अंदाज़ा हो जाता है टाइम मैनेज, कोई इतना नहीं होता। IFRS से रिलेटेड और सवाल? चलो कोई सवाल नहीं। कितने का मिलता है? ये मुझे नहीं आइडिया, 2-2.5 हज़ार का है शायद। 3,000 का? 3,000 का है। इस पे कोशिश की बड़ी, और आगे भी जब मौका मिलेगा करूँगा कि ICAP ना FAR2 वालों के लिए अलहदा से एक स्टैंडर्ड की बुक छापे, क्योंकि FAR2 वाले ने ये 5 बुक्स इतनी ये बनेंगी इतनी तकरीबन, क्या करना है FAR2 वाले ने, तभी उनका जो है ना वो हिम्मत भी नहीं पड़ती बच्चों की, तो एक स्पेशल बुक निकलनी चाहिए। इस पर मैं बहुत अरसे से कोशिश करता रहा, अभी भी एक मौका मिला एक जगह पर, तो मैं फिर दोबारा कोशिश करूँगा कि अलग बुक बन जाए। कोई सवाल पूछ रहा था, मेरा ख्याल में बीच में रह गया। हाँ जी, क्या जी? नहीं, आप सवाल थोड़ा और एक्सप्लेन करें, इससे आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, ये देखें ना, अगर MCQ आता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में इनमें से क्या सही है, अब ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन के 3 पॉइंट हैं। MCQ में क्या लिखा होगा, उन 3 पॉइंट्स के अलावा कोई एक फालतू लिखा होगा, वो 3 पॉइंट होंगे, उनके अलावा कोई एक पॉइंट फालतू लिखा होगा। MCQ कुछ इस तरह से होगा कि इनमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में क्या सही नहीं है, तो अब वो जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो IAS की वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे कर भी दी, फिर भी पता लग ही जाएगा ना पढ़ के कि ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। कोई ट्रू ऑफ अगर मिस हो भी गया तो कोई बात नहीं, यानी एक एक वर्ड एग्जैक्टली मैच किया होगा, नहीं, ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन हेल्प मिल जाती। बाकी जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, उसके MCQs जब स्पेशली करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि मैं ये जो आज पहले दिन बात की थी इससे मेरी क्या मुराद थी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा भी, ज़बानी मैं नहीं उस तरह बता पा रहा आपको कि IAS ले जाने का क्या फ़ायदा एग्जैक्टली हो पाएगा,
जब जब जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें जिन जिन एरियाज में मुझे लगा करेगा ना कि हाँ यहाँ पर स्टूडेंट IAS लेके गया होता तो फ़ायदा होता, मैं साथ साथ वहाँ फिर बताया करूँगा ये बात। आज तो मैंने शुरू में एक बताई है क्योंकि बच्चों ने पूछा होता है IFRS के बारे में, अदरवाइज हर टॉपिक में जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं दोबारा बताया करूँगा कि यहाँ ये फ़ायदा हो सकता था। फिर सामने सवाल होगा ना, फिर आपको समझ आएगी अच्छा ये मैं कह रहा था। तो हर टॉपिक में दोबारा बताऊँगा ये बात। IAS 38 आसान है, लेकिन एक मसला ये है कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी है, तो जागना जो है ना वो आपने खुद है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा हिलता रहो, तो इससे ये क्या जागें। IAS 38 intangible assets। अच्छा, हर टॉपिक, अब चूंकि FA2 अभी शुरू कर रहा हूं, हर टॉपिक में मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा कि आपको जो स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँगा वो समझाऊंगा पहले, फिर लिखवाऊंगा, या कुछ चीज़ें पहले लिखवा दिया करूंगा फिर समझाया करूंगा। समझाते समझाते जो चीज़ ज़रूरी लगेगी कि इसका एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर वो सवाल करवा दिया करूंगा। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होंगे जिनमें हम साथ साथ ही एग्जाम प्रैक्टिस चला सकेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जब मैं टॉपिक पूरा करूंगा उसके बाद हम एग्जाम प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो मिलजुल के ही काम चलेगा। और एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको बुक का कहा था, तो वो बुक शॉप से पता कल पता किए। अच्छा, चलें अभी मैं दोबारा पूछ लूंगा, क्योंकि इसके तो सवाल फिर अब करने हैं हमने 5 चैप्टर्स के। बुक शॉप वाला आ गया आपका? बुक शॉप वाला आ गया भाई? उससे ज़रा पूछें मेरी FA2 की बुक आज का कह रहे हैं शायद। तो जब हम टॉपिक की एग्जाम प्रैक्टिस पे आया करेंगे ना, जब जरूरत पड़ेगी तब एग्जाम प्रैक्टिस पे जब आएंगे, फिर इसकी मैं आपको एग्जाम इंपॉर्टेंस की भी गाइडेंस बताऊंगा कि इसका अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने मार्क्स का सवाल इससे आता है। वो फिर जब हम एग्जाम लेवल प्रैक्टिस पे पहुंचेंगे फिर मैं इसकी वेटेज और वो सब डिस्कस किया करूंगा। इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ एसेट। अच्छा चलें, समझ मुझे कुछ नहीं आया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे लेकिन सही कह रहे होंगे। एसेट हमारा रिसोर्स होता है और इससे बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलने होते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल्स हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटेंजिबल नाम से क्या आइडिया होता है? इनटेंजिबल नहीं, मिसालें नहीं पूछ रहा, इनटेंजिबल क्या लगता है नाम से? जो कॉन्सेप्चुअली एसेट्स हैं, रिसोर्स है, इससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हवाई ख्याली इस तरह की चीजें, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है, नहीं है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसमें आते हैं बाद में। पहले एक काम ये करते हैं कि कुछ मैं भी चीजें ऐड करूंगा, कुछ आप भी अपना नॉलेज बताइएगा। एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, और ये मैं कह देता हूं पॉसिबल एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सामने मिसालें होंगी ना, तो मेरे लिए पूरी डेफिनेशन समझाना, पूरा IAS पढ़ाना मुझे आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। तो एक लिस्ट से शुरू करते हैं, लेकिन पॉसिबल मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि इनमें से मैं कुछ आइटम्स काट दूंगा फिर कि नहीं ये नहीं है इंटेंजिबल। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है मेरे लिए शुरू में करना। तो एक लिस्ट से शुरू करते हैं जिसमें जो आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है,
जो भी तुक्के हैं या मैं भी कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, एक लिस्ट से शुरू करते हैं। जो अब तक अकाउंटिंग में सीखा, दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक हासिल की अपनी इस नन्ही सी उम्र में, आपको क्या लगता है क्या क्या इनटेंजिबल एसेट्स की मिसालें होती होंगी? सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आस्ता आस्ता आस्ता, हाँ जी, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट्स, जी जी जी, लिख रहे हैं, सबका हिस्सा डलेगा। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, और जी सीक्रेट फार्मूला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और प्रोसेस किस चीज़ का, किधर है, कौन है, कहाँ है? प्रोसेस किस चीज़ का? अच्छा ठीक है, चलें प्रोसेस कह लेता हूँ, साथ डिज़ाइन भी कह लेता हूँ। डिज़ाइन, प्रोसेस, जी और कोई? वेबसाइट, वेबसाइट को एक अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ाना है, तो मैं इसकी वेबसाइट नहीं लिख रहा अभी। ग्राफिक्स, ठीक है, वो डिज़ाइन में डाल दिया। और लोगो, ट्रेडमार्क में कवर कर लेते हैं। और रॉयल्टी, तो रॉयल्टी की जगह मैं ऐसे कह लेता हूँ कि हमारे पास कुछ राइट्स हैं और मैं उसको फ्रेंचाइज राइट्स कह देता हूँ, या कुछ राइट्स हैं, वो मार्केटिंग के राइट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन के राइट्स भी हो सकते हैं, तो वो रॉयल्टी इसकी इनकम होती है। और मैं खुद भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट नहीं, नहीं क्यों? तो प्यार से लिखा मैंने, क्यों नहीं? क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? कैश नहीं, कैश तो करेंसी नोट्स हैं तो नहीं। अगर हमने किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई डिबेंचर्स में, इन्वेस्टमेंट में, कंपनी एग्जिस्ट करती है। अच्छा चलें, इसलिए लिए तो फिर मैं डेटर्स भी लिखूंगा। और बताता हूँ क्यों लिखा है, और आगे कोई और जहन में आता हो। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ब्रांड, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रांड। और ट्रेनिंग कॉस्ट, और प्री पेड रेंट कहने चलें। नहीं नहीं, तो लायबिलिटी वाली। चलिए, और अभी समझाते हुए कोई नाम ज़हन में आएगा तो वो भी लिख दूंगा। अच्छा, इन सब में कॉमन बात यही है कि फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, और एसेट्स हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने होते हैं। इनके नाम भी मैं ना थोड़े थोड़े समझाता हूँ जिनके लिए नई चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वो तो कंप्यूटर का प्रोग्राम है। लाइसेंस, ये हमें किसी अथॉरिटी से इजाज़त मिली होती है। जैसे अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं ट्रैफिक के, उनकी कोई अथॉरिटी होगी, उनकी तरफ से इजाज़त मिली है कि हाँ ये इस काबिल है कि गाड़ी चला सके, तो उसको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया। इसी तरह से अगर किसी ने कोई मेडिसिन बनानी तो कोई अथॉरिटी होगी जो सारी इस मेडिसिन की फील्ड को देखती होगी, तो उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा अपनी काबिलियत, फिर वो इजाज़त देंगे हाँ आप मेडिसिन बनाएं, तो वो लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस किसी अथॉरिटी की तरफ से इजाज़त होती है। तो ये इंटेंजिबल क्यों है? ये तो कागज़ होता है ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं, मैंने कहा ये इनटेंजिबल क्यों है? वो तो कागज़ होता है लाइसेंस। वो जो कागज़ है ना, वो तो सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ताकि नज़र आए लोगों को।
असल में वो कागज की कीमत नहीं है, असल में तो इजाजत है, कागज फट जाएगा दोबारा कागज का प्रिंट आउट दे देंगे। इसी तरह से सॉफ्टवेयर है, तो अगर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो मिल तो वो ड्राइव में रहा है, तो वो इनटेंजिबल हो गया कि टेंजिबल हो गया? वो ड्राइव बेशक टेंजिबल है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखे हुए को सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये इनटेंजिबल है, वो तो उनको कैरी करने के लिए कागज का टुकड़ा चाहिए, तो ये इंटेंजिबल चीज है। कॉपीराइट्स नाम से अंदाजा हो रहा है किसी चीज की कॉपी करनी है तो हमें राइट है कि हम ही कॉपी करके आगे बेचें। गुडविल बिजनेस के अच्छे नाम को कहते हैं। ट्रेडमार्क ये भी एक पहचान बना लेते हैं, जैसे बिजनेस है वो किसी अथॉरिटी के पास अपना एक निशान रजिस्टर करवा लेगा, और उस निशान रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये होगा कि उन्हीं के प्रोडक्ट्स पे वो निशान होगा। अब वो निशान कोई और यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ये जो एप्पल और टोयोटा और कोरोला के निशान होते हैं कुछ, तो उन्होंने एक अथॉरिटी को पैसे देके एक निशान रजिस्टर करवा लिया, उससे वो ट्रेड किया करेंगे। तो वो जो रजिस्टर करा लिया उस निशान को, वो ट्रेडमार्क है। पेटेंट्स की मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी ये कोरोना का मसला आया था, तो अगर किसी कंपनी ने उसके लिए मेडिसिन बनाई, वैक्सीन बना ली और बड़ी मेहनत से बनाई, अब वो चाहते हैं कि हम कमाएं, तो वो किसी रेलेवेंट अथॉरिटी को कहेंगे कि देखिए हमने एक नई चीज़ बनाई है, हमारी मेहनत है, हम कमाना चाहते हैं, तो आप ना हमें कुछ साल दें जिसमें हम अकेले ही मार्केट में दौड़ें। तो उनको उतने साल की एक शर्त मिल जाएगी, ठीक है आपको 5 साल का पेटेंट दिया, अब 5 साल तक आप ही ये दवाई बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा। तो पेटेंट किसी नई ईजाद से रिलेटेड एक टाइम लिमिट की इजाज़त होती है। मेडिसिन की मिसाल अच्छा, फार्मूला, इसको इसी चैप्टर में कुछ अर्सा बाद डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं इस पर भी टाइम नहीं लगाता। फार्मूला और डिज़ाइन। राइट्स, प्रोडक्शन के राइट्स हो सकते हैं, फ्रेंचाइज के राइट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, डेटर। अच्छा, डेटर मैंने इंटेंजिबल में क्यों लिख दिया? हाँ जी, गलती से, ये इंटेंजिबल है, है? वो बंदा हमारा एसेट नहीं होता है। टेंजिबल फिजिकल तो वो बंदा है, वो बंदा हमारा एसेट है, जब उठा के ले जाए एसेट है हमारा, उससे पैसे लेने का हक हमारा एसेट है। तो डेटर्स एक्चुअली राइट टू रिसीव है, तो वो राइट तो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो इसलिए यहां हर्ज नहीं है इसको लिखने में। अच्छा, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट का मशहूर नाम जो अपनी ही शोहरत के लिए काफ़ी है, फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की इसकी अच्छी मिसाल बन जाती है। मिसाल के तौर पे ये जो स्टिंग है, ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है? पेप्सी वालों की। ये स्टिंग मशहूर है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैन्युफैक्चर्ड बाय पेप्सी है कि कोका कोला है, स्टिंग का नाम मशहूर है। तो स्टिंग एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट का मशहूर नाम जो अपने नाम से ही मशहूर हो गया, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये किस कंपनी का है। इसी तरह से वैसे तो इंसान की मिसाल है, लेकिन ब्रांड समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे बाबर आजम है, अब बाबर आजम को हम कह सकते हैं कि एक ब्रांड है, फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तानी टीम का है, उसका नाम एक पहचान बन चुकी है। जैसे अब अभी भी ऐसे ही है वैसे, लेकिन कुछ अरसे तक ना ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी होती थी जिसमें जो मर्जी खिलाड़ी है वो अच्छे ही हो रहे होते थे, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम का है तो अच्छा ही होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहचान थी। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी इंडिविजुअल का नाम ऐसा मशहूर हो जाए कि फ़र्क नहीं पड़ रहा किस मुल्क का है, जिस मुल्क में भी जाएगा हाथों हाथ इसको नेशनलिटी देंगे, तो इसका मतलब उसकी अपना नाम ही इतनी पहचान बना चुका। ये ब्रांड की मिसाल है। प्रोडक्ट का नाम जो अपनी इतनी पहचान बना ले कि वो अपने नाम से मशहूर हो जाए, लोगों को फ़र्क ना पड़ता हो कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के नाम को ब्रांड कहते हैं। ट्रेंडिंग कॉस्ट पे भी आज ही इस पे बात आएगी, और प्रीपेड रेंट ये शायद आज है। मैं भी ब्रांड हूँ। अच्छा, तो इनटेंजिबल एसेट्स
अभी तक जितनी अंडरस्टैंडिंग है बगैर ऑफिशियल डेफिनेशन बताए, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्डिंग एसेट है और इससे 10-20 साल बेनिफिट्स मिलेंगे, ये बात साबित करना निस्बतन आसान है। ये बात मेरी दोबारा समझिए, अगर एक बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी है और वो उसको अपना एसेट शो करे और उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल रखे, ऑडिटर को ये यकीन दिलाना कि ये हमारा एसेट है, 20 साल चलेगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल मौजूद है बिल्डिंग सामने, और ये कोई दुनिया की पहली बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं और वाकई 20-25-30 साल उनकी लाइफ होती है। इसी तरह गाड़ी है, बिजनेस ने गाड़ी खरीदी, बस गाड़ी का खरीदना काफी है ऑडिटर को बताने के लिए कि हमारा एसेट है, क्योंकि फिजिकली चीज मौजूद है। लेकिन ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट है, उसका बहुत मशहूर नाम है, ये साबित करना मुश्किल होता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे, इनका ज्यादा फायदा होगा, ये बात साबित करना मुश्किल होता है। इसलिए IS 38 ने एक सख्त सी डेफिनेशन रखी है कि वो डेफिनेशन पूरी होगी तो आप किसी को इंटेंजिबल एसेट कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूं। इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल non without physical substance. Intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. ये होता है intangible asset जी। इंश्योरेंस पे है इंटेंजिबल क्या चीज़? इंश्योरेंस। यानी मैं प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दूं? तो ये कहना चाह रही ना? हाँ, इस प्रीपेड पे भी बात करनी है मैंने बाद में। रेंट के साथ चलो इंश्योरेंस भी लिख देता हूँ। इसका भी जिक्र आ जाएगा। डेफिनेशन हो गई इंटेंजिबल एसेट की ये, और इसी को एक्सप्लेन करने में काम आएगी, इसलिए साथ एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन, एसेट की डेफिनेशन बता रहा हूं। एसेट होता है एक रिसोर्स जिसको बिजनेस यूज करता है, इज अ रिसोर्स। दो बातें इसके लिए जरूरी हैं। एक बात जरूरी है कंट्रोल्ड
ये कैमरे में ये वाली लाइन आ रही? एसेट इज अ रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स? कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, यहां तक पहुंचे मैं डिक्टेट करवाता हूं, वो ज्यादा नीचे हो गया, आर तक पहुंचे फिर आगे अंग्रेजी बताता हूं। आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, are expected to flow to the entity, expected to flow to the entity। ये दो डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हैं। एक मैंने लिखी है इंटेंजिबल एसेट की, इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और दूसरी डेफिनेशन लिखी है एसेट की कि एसेट होता है एक रिसोर्स जो एंटिटी के कंट्रोल में है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, ये जो रंग बिरंगे काम मैंने किए हैं इसमें, मैंने ना ये जो चीज़ें लाल में लिखी हैं इनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एक मैंने आइडेंटिफाइबल को, एक मैंने मॉनेटरी, एक मैंने कंट्रोल को, और एक मैंने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हाईलाइट किया है। इनको करता हूँ एक्सप्लेन। बाकी चीजें जो नाम से मतलब लग रहा है वही है। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन आइडेंटिफाइबल क्या होता है ये समझाने की जरूरत है। नॉन मॉनेटरी क्या होता है जो मॉनेटरी नहीं है? नॉन मॉनेटरी क्या होगा? तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि मॉनेटरी क्या होता है। और एसेट, एसेट क्या होता है? ये एसेट होता है। एसेट के लिए दो बातें जरूरी हैं समझानी। एसेट वो रिसोर्स है जिसपे एंटिटी का कंट्रोल है, तो ये समझाना है कि कंट्रोल क्या होता है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ये कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इन दो डेफिनेशन से ये चार चीजें समझते हैं। इन डेफिनेशंस की कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन, इसी से आगे मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्हीं के आगे अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो मैंने चार चीजें हाईलाइट की हैं। पहली चीज, आइडेंटिफाइबल से क्या मुराद है? कोई भी चीज आइडेंटिफाइबल तब होती है जब उसकी अपनी पहचान है। जैसे आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे एग्जाम देने, तो कैसे पता वो आप ही हैं? एडमिट कार्ड होगा, और क्या पता एडमिट कार्ड वाले से आपकी शक्ल मिलती हो, या होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने वो अपने भाई का ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करता था, शक्लें दोनों की मिलती हैं, सिग्नेचर हो गए। अच्छा, अगर एडमिट कार्ड नहीं है, जस्ट उनके पास लिस्ट है, तो फिर कैसे चेक करेंगे आप वही हैं? CNIC। अब वो जो CNIC है, CNIC स्टैंड फॉर क्या बनता है? कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिफाइबल का मतलब है जिसकी पहचान हो सके, जिसकी शनाख्त हो सके। फर्नीचर है, एक बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो वो उसको फर्नीचर कह के ही इस्तेमाल करेगा, और अगर वो उस फर्नीचर को किसी और को बेच दे, तो अब जो कोई और उस फर्नीचर को खरीदेगा तो वो उसको गाड़ी कहा करेगा फिर। तो इसका मतलब इस फर्नीचर की पहचान एज अ फर्नीचर तब साबित होगी जब हर कोई इसको फर्नीचर कह रहा होगा। ये मिसाल दोबारा सुने, ये एसी लगा हुआ है दीवार पे, अब मैं अगर पंखे को प्यार से एसी कहना शुरू कर दूं, तो
ये एसी नहीं बन जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा जब कोई और उसको यूज करेगा तो वो उसको पंखा ही कहेगा। तो ये वाकई एसी तब एसी है कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तब भी इसकी पहचान एसी वाली पहचान है, अगर मैं अपने से अलग करके किसी और को दे दूं वो भी इसको एसी ही कह रहा होगा, तो इसकी अपनी पहचान है। कैसे साबित हुआ? जिस जगह पहले था वहां से अलग हो जाए फिर भी ये अपनी पहचान बरकरार रख सकता है, तो ये साबित हो रहा है कि हां इसकी अपनी पहचान है। और मिसाल समझें, अभी मैं स्टिंग की मिसाल दे रहा था। स्टिंग को मैंने एक ब्रांड कहा कि एक प्रोडक्ट का नाम है, अभी मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है? पेप्सी। कैसे साबित करें कि स्टिंग की अपनी पहचान है, वो मोहताज नहीं है पेप्सी के नाम का? अगर पेप्सी वाले इस स्टिंग के ब्रांड को ख़त्म करना चाहें और कोक वाले कहें कि जी आप अगर तंग आ गए तो हमें दे दें ये ब्रांड, हम आइंदा उसको बना के बेच लिया करेंगे, अब वो उसका फार्मूला, उसका प्लांट कोक वालों को बेच दें, आइंदा से वो बोतल वही उसी नाम के साथ मार्केट में बिक रही है, पीछे मैन्युफैक्चर्ड बाय पेप्सी कोला की बजाय कोका कोला आ गया, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा होगा, एज लॉन्ग एज उसका टेस्ट वही है। तो उससे क्या साबित हुआ कि उस ब्रांड की अपनी पहचान थी, फर्क नहीं पड़ा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन था। तो इससे साबित हो गया कि उसकी अपनी पहचान है, वो आइडेंटिफाइबल है। तो किसी चीज को यह साबित करने के लिए कि वो आइडेंटिफाइबल है या नहीं है, यह देखना पड़ेगा कि जहां पहले था वहां से अलग होके देखें, अगर अभी भी सरवाइव करता है तो फिर उसकी अपनी पहचान है। तो कोई भी चीज आइडेंटिफाइबल तब हो सकती है अगर वो सेपरेबल हो। तो कोई भी आइटम तब आइडेंटिफाइबल कहलाएगी अगर इट कैन बी सेपरेटेड, यानी वो सेपरेबल हो और सेपरेट करके उसको किसी को बेचा जा सकता हो, किराए पे दिया जा सकता हो, वैसे गिफ्ट दिया जा सकता हो, तो इसका मतलब वो चीज़ आइडेंटिफाइबल है। ये बात दोबारा समझें, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाइबल तब कहा जाएगा, यानी इसकी अपनी पहचान है, ये तब साबित होगा जब वो एंटिटी से अलग होके भी जिंदा रह सके, तो उसकी अपनी पहचान है। तो कोई भी एसेट आइडेंटिफाइबल तब होगा अगर वो सेपरेबल है। सेपरेबल का मतलब सेपरेबल कि सेपरेट हो के उसको आगे बेचा जा सकता है, तो तभी आगे बेचा जा सकता है ना अगर उसकी अपनी पहचान है। तो अगर ये एसी यहां से उतर के बिल्कुल बेकार ही होना है तो फिर हम उसको सेपरेट करके नहीं बेच सकते, तो इसका मतलब सेपरेबल नहीं है। तो सेपरेबल चीज तब होगी अगर उसको सेपरेट करके बेचा जा सकता हो, तो इससे उसकी पहचान साबित हो जाएगी। अच्छा, अब इस लिस्ट पे आते हैं। फार्मूला है, अभी मैंने वो मेडिसिन की मिसाल दी थी, मिसाल मैंने वो पेटेंट के लिए दी थी, लेकिन जिसने भी कोरोना वाली दवाई बनाई होगी उसका फार्मूला ही बनाया होगा ना। तो अगर वो चाहें कि अब हम ये दवाई नहीं बेचेंगे तो ये फार्मूला किसी और को बेच दें, तो वो जो कोई और इनसे ये फार्मूला खरीदेगा तो वो फार्मूला स्टिल कोरोना की दवाई वाला ही फार्मूला होगा ना। तो वो फार्मूला अपनी पहचान क्यों रखता है?
क्योंकि पहले वो फार्मूला जो कंपनी यूज कर रही थी, अब वो कंपनी फार्मूला किसी और को बेच दे, तो वही कोरोना दवाई का फार्मूला एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शिफ्ट हो गया, इसका मतलब अपनी हैसियत रखता है, तो वो फार्मूला आइडेंटिफाइबल। ब्रांड की मिसाल मैं इससे पहले ही दे चुका, तो इसकी मिसालों में लिख लेते हैं ब्रांड, फार्मूला, अच्छा ये सब क्या हो रहा है, मैं दोबारा जोड़ता हूं आपको। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो मिसालें लगती हैं कि शायद ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो क्या ये वाकई हैं, ये तब साबित होंगे अगर इस डेफिनेशन पे पूरे उतर रहे हुए, क्योंकि आईएस ने कहा इंटेंजिबल एसेट तो वो होता है जो आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनेटरी हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। तो इनमें से जो जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा, हाँ वो इंटेंजिबल एसेट है। अब आइडेंटिफाइबल क्या होता है वो बता रहा हूं। वो एसेट आइडेंटिफाइबल होगा जिसकी अपनी पहचान होगी। अपनी पहचान कैसे साबित होगी? अगर वो अलग होकर भी जिंदा रह सकता है तो इसका मतलब उसकी अपनी पहचान है। तो इस लिस्ट में से मैंने एक दो मिसालें लेकर ये साबित कर दिया कि हाँ ये आइडेंटिफाइबल हैं ये चीजें। अगर हमें दवाइयां बनाने का लाइसेंस मिला है, चलो आपके लेवल की बात करता हूं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो अब आप वो किसी और को बेच दें? नहीं, वो आपको मिला है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपसे हट के उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। तो लाइसेंस सेपरेबल हुआ? नहीं। लेकिन लाइसेंस की एक पहचान है, उसकी एक लीगल हैसियत है। उसकी पहचान इसलिए है, बेशक सेपरेबल ना सही, लेकिन उसकी पहचान फिर भी है। तो आइडेंटिफाइबल होने के लिए या तो सेपरेबल हो या फिर कोई लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो। कोई भी एसेट या तो वो सेपरेबल हो तो आइडेंटिफाइबल वाली शर्त पूरी हो गई, या फिर वो कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो तो भी आइडेंटिफाइबल वाली शर्त पूरी हो गई। जैसे इस लिस्ट में से लाइसेंस क्यों है आइडेंटिफाइबल? क्योंकि ये एक लीगल राइट है, हमें एक अथॉरिटी ने हक दिया है, तो हाँ ये आइडेंटिफाइबल है। ये आइडेंटिफाइबल क्यों है? हमारा एक राइट है, हमने अथॉरिटी से राइट लिया है। इसी तरह कॉपीराइट, नाम से ही लग रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। तो इस लिस्ट में से वो सब के सब इस डेफिनेशन को पार करते जा रहे हैं जो आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल क्या होगा? या तो सेपरेबल होगा या वो लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होगा। और इसकी नाम ही काफ़ी, इसके लिए तो अंग्रेजी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल में लाइसेंस, पेटेंट्स और भी कोई राइट्स वाइट्स हैं, सब आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर भी जो है ना, मेनली वो लाइसेंस्ड ही होता है, तो सॉफ्टवेयर भी इसी में ही आ जाता है। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो लाइसेंस्ड होते हैं, यानी जिससे सॉफ्टवेयर लिया है उसके साथ लाइसेंस है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं और नहीं किसी को दे सकते, तो इसलिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड होता है। बाकी क्रैक्ड वर्जन है तो वो तो चोरी की चीज़ें तो इस्तेमाल करे जो मर्जी, लेकिन सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड ही होते हैं। उनके भी असल में तो लाइसेंस्ड ही होते हैं, वो तो हम ज़्यादा लोग हमने क्रैक कर करके इस्तेमाल किए हैं ना, वरना तो लाइसेंस्ड चीज़ है वो। सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती हैं ना, वो जिसको सॉफ्टवेयर बेचती हैं उसी के, जैसे ये आपने अगर कोई कोर्स यहाँ से राइस से ऑनलाइन पढ़ा है ना, तो उसके लिए आपके CRN के अगेंस्ट एक लाइसेंस जनरेट होता है, उसकी बाकायदा राइस वाले कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको अथॉरिटी मिलती है जगह इस्तेमाल करने की, तो ये लाइसेंस्ड है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड होता है, वो सेपरेबल नहीं होता। ये है बात, और ये
कल इसका बिल्कुल जवाब है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ही इसका जिक्र है कल। आइडेंटिफाई बात हो गई, अब आते हैं मॉनेटरी पे कि मॉनेटरी क्या होता है। जी टाइम हो गया, मॉनेटरी पे ही बात रोक रहा हूं इसलिए। इस एक्सप्लेनेशन में एक मैंने आइडेंटिफाइबल को एक्सप्लेन किया है और एक चीज़ अब करता हूं एक्सप्लेन मॉनेटरी को, कि मॉनेटरी क्या होता है। मॉनेटरी में लिखें मॉनेटरी एसेट्स, लिखें, लिखवाता हूं। मॉनेटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड यानी पैसा, मॉनेटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड यानी जो पैसा हमारे पास है वो, एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड assets to be received in fixed or determinable amounts of money, repeat कर रहा हूं, monetary assets are money held and assets to be received in fixed or determinable amounts of money। monetary asset कहते हैं पैसों को या उस एसेट को जो हमारा रिसीवेबल है। दोबारा, जो हमारा कैश या बैंक है ये तो है ही हमारा मॉनेटरी एसेट, इसके अलावा हमारा कोई भी रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल एसेट क्यों होता है? जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, इसको एसेट क्यों कहते हैं? फ्यूचर क्या बेनिफिट मिलना है इससे? कैश मिलना है ना, कैश ही मिलना है। प्रीपेड रेंट कैश मिलना होता है, इससे सर्विस मिलनी होती है, तो ये मॉनेटरी एसेट नहीं है प्रीपेड रेंट। मॉनेटरी एसेट वो होता है जो हमारा राइट टू रिसीव कैश है। जैसे डेटर मॉनेटरी एसेट है, डेटर मॉनेटरी एसेट है। किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो मॉनेटरी एसेट है ना, क्योंकि हमारा पैसे लेना हक है। इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट है, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री नहीं, टेंजिबल की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं क्या मॉनेटरी एसेट है कि नहीं? नहीं है। किससे हक है पैसे लेने का? तो बेचेंगे तो हक बनेगा। इन्वेंट्री तो हमारे पास पड़ी है, वहीं पड़ी रह जाए, खराब हो जाए, अभी तो हक नहीं है पैसे लेने का, तो इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट नहीं होता। तो इसलिए मॉनेटरी एसेट होता है जो हमारा किसी से रिसीवेबल हो, वो मॉनेटरी एसेट होता है। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। चूंकि मॉनेटरी एसेट्स का स्टैंडर्ड अलहदा है, इसलिए IS 38 ने कहा कि मॉनेटरी को निकालो भाई, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी नज़र में इंटेंजिबल एसेट्स माने ही वो जाएंगे जो नॉन मॉनेटरी हो। तो उस लिस्ट में से क्या क्या काट दें? इन्वेस्टमेंट्स भी काट दें, डेटर्स भी काट दें। वो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है क्योंकि IS 38 ने उनको बाहर निकाल दिया। उस लिस्ट में से इन्वेस्टमेंट भी काट दें, डेटर्स भी काट दें, क्योंकि वो तो मॉनेटरी एसेट्स होते हैं और इंटेंजिबल के लिए जरूरी है कि नॉन मॉनेटरी हो। चलें, बाकी इस डेफिनेशन को इंशाल्लाह आगे कल चलाते हैं। और कल मैंने वो बयान का जिक्र किया था, तो कल करूँगा इंशाल्लाह इसी रूम में 3 बजे। तो जो आप में से आना चाहे ज़रूर आए।